मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट किया था हमने। वेव ऑप्टिक्स में हाइगेंस प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज डिफ्रैक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट, थ्योरी ऑफ डिफ्रैक्शन, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम एंड फ्रेनेल डिस्टेंस, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले डिफ्रैक्शन की बात करते हैं। डिफ्रैक्शन क्या होता है? देखिए, कोई भी लाइट सोर्स है, उस लाइट सोर्स के सामने अगर हम कोई ओपेक या ऑब्स्टेकल रखते हैं तो ये जो लाइट है ये उसके किनारों पर से एज से उसकी शेडो में एंटर कर जाती है। ये डिफ्रैक्शन होता है। तो the phenomena of bending of light around the corner and the encroachment of light within the geometrical shadow of the opaque obstacle is called diffraction। ये एक लाइट सोर्स S है, उसके सामने हमने एक स्लिट रखा हुआ है। ये जो स्लिट है रखने के बाद में ये शेडो रीजन है, ये शेडो रीजन यहाँ तक होना चाहिए। यहाँ हमने पिंक कलर से एक्स और वाई जो शो कर रखे हैं, यहाँ लाइट एंटर कर गई है शेडो में, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। इसी तरीके से अगर मैं ऑब्स्टेकल रखता हूँ तो जो शेडो रीजन था वहाँ लाइट एंटर कर गई, उसको जो एरिया है एक्स और वाई का वो भी क्या है? डिफ्रैक्शन है। तो जो एक्स और वाई शो किए गए दोनों डायग्राम में वो डिफ्रैक्शन रीजन को शो किया गया है। तो इसे बोलते हैं डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट से किस तरीके से होता है उसको हम डायग्राम के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक सिंगल स्लिट है, उसके सामने हमने एक लेंस रखा हुआ है डिफ्रैक्शन पैटर्न को स्क्रीन पे प्राप्त करने के लिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारी जो वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट, वो जब इस स्लिट से इंसिडेंट होता है तो डिफ्रैक्शन एंगल हम थीटा इक्वल टू 0 लेके चलते हैं। मान लीजिए कि किसी तरीके का कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है वेवलेट्स में, तो ये सारी की सारी का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है वो स्क्रीन पे हमें ब्राइट फ्रिंज के रूप में मिलता है। यहाँ हमने वेवलेट्स को ड्रॉ कर रखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस पॉइंटिंग से। तो द वेवलेट्स फ्रॉम द सिंगल वेव फ्रंट रीच द सेंटर O on the screen in same phase and hence interfere constructively to give central और primary maximum bright fringe। तो जब ये सारी की सारी सेम फेज में आती है तो सेंट्रल फ्रिंज हमें कैसे मिलती है? ब्राइट फ्रिंज मिलती है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है। मैं एज्यूम करता हूँ कि ये जो डिफ्रैक्शन है थीटा इक्वल टू थीटा 1 एंगल पर होता है, यानी ये जो अपने को मिल रही है स्लिट से जो वेवलेट्स मिल रही है, इस स्लिट को हम दो भागों में, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया हुआ मान सकते हैं। तो जब ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया इसको मानते हैं तो किस तरीके से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वो यहाँ पर हम देखेंगे डिफ्रैक्शन में। तो हम ये देखते हैं कि जो द वेवलेट्स फ्रॉम द सिंगल वेव फ्रंट डिफ्रैक्ट एट एन एंगल थीटा 1 सच दैट Bn इज लैम्डा एंड रीच द पॉइंट P1। हम ये एज्यूम करते हैं कि जब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो A से P पर और B से P पर जो वेव्स पहुंचती है उनमें पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, यानी Bn लैम्डा है। उस सिचुएशन में क्या होता है, जो पेयर्स बन रहे हैं 0 6 का जो पेयर बन रहा है 0 6 1 7 2 8 3 9 4 10 5 11 और 6 12, ये जो है ये इनका जो इंटरफेरेंस होता है वो डिस्ट्रक्टिवली होता है। और इनके बीच जो पार्ट डिफरेंस है, क्योंकि टोटल पार्ट डिफरेंस लैम्डा है तो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ को मिला के लैम्डा/2 पार्ट डिफरेंस होता है। तो पार्ट डिफरेंस लैम्डा/2 है और इस सिचुएशन में ये इंटरफेयर करके फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम को ये कंस्ट्रक्ट करती है। कहाँ हमें डार्क फ्रिंज मिलती है P पॉइंट पर। अब मैं इसको इस तरीके से एज्यूम करता हूँ कि डिफ्रैक्शन एंगल मान लीजिए थीटा 2 है, यानी ये जो हमारी स्लिट है उस स्लिट को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरीके से। तो जो टोटल पार्ट डिफरेंस है वो 2 लैम्डा है। हर पार्ट का जो पार्ट डिफरेंस हो जाएगा वो λ/2, लैम्डा 3/2 लैम्डा और 2 लैम्डा हो जाएगा। अब हम एज्यूम करते हैं इसको इस तरीके से, द वेवलेट्स फ्रॉम द सिंगल वेव फ्रंट डिफ्रैक्ट एन एंगल थीटा 2 सच दैट Bn इज 2 लैम्डा एंड रीच द पॉइंट P2। हम मानते हैं कि इनमें कितना है डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा है और ये P2 पॉइंट के ऊपर आके
डिफ्रैक्शन होता है तो हमें यहाँ पर डार्क पॉइंट मिलने वाला है। जो पेयर्स बन रहे हैं हमारे पास 0, 3, 1, 4, 2, 5, 3, 6, 4, 7, 5, 8, 6, 9, 7, 10, 8, 11 एंड 9, 12, ये जो पेयर्स बन रहे हैं इनका जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, क्योंकि इनके बीच में हर पेयर्स के बीच में देखिए 0 और 3 के बीच में λ/2 का पार्ट डिफरेंस है। इसी तरीके से 1, 4 के बीच में λ2, तो हर जो पेयर है उसमें क्या है λ/2 का पार्ट डिफरेंस है। ये मिल के हमें सेकेंडरी मिनिमा जो है वो देंगे, यानी डार्क फ्रिंज देंगे। ये डार्क फ्रिंज हमें P1 पे मिली, अगली P2 पे मिली। इसी तरीके से अगर मैं एज्यूम करता हूँ कि इस स्लिट को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, इक्वल पार्ट्स में, यानी जो पार्ट डिफरेंस इस बार होगा वो 3/2 लैम्डा होगा। इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि जो पेयर्स बनेंगे 0, 8, 1, 9, 2, 10, 3, 11, 4, 12, इनका जो होगा वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और इस सिचुएशन के अंदर अपने को जो मिलने वाली है P1 डैश पर वो ब्राइट फ्रिंज मिलने वाली है। However, due to two wavelet interfering constructively, first secondary maximum is formed। अब देखिए ये क्या हुआ था, इनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो अपने को फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज यहाँ पर मिलने वाली है, ब्राइट पॉइंट यहाँ पर मिलने वाला है। इन सबको अगर कंबाइन करके हम कंबाइंड इफेक्ट देखते हैं, कंबाइंड इफेक्ट कौन सा देखते हैं, जब अपने पास पार्ट डिफरेंस कितना था, लैम्डा था, 2 लैम्डा था, 3/2 लैम्डा था, इस तरीके से जब अपने पास पार्ट डिफरेंस था तो फाइनली हमें जो मिलता है वो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलती है हमें, और उसके अलावा अल्टरनेटिवली ब्राइट फ्रिंज हमें मिलती है। पर कुछ डिफ्रैक्शन के बाद में कुछ ऑर्डर के बाद में ये डिफ्रैक्शन जो है वो क्या हो जाता है, विजिबल नहीं रहता है। ये देखिए आगे से आगे ये क्या हो रहा है, इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती जा रही है, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो गायब हो जाता है। अब ये सारी जो सीन था, ये जो हमने देखा था कि λ/2 लेते हैं, लैम्डा लेते हैं, 2 लैम्डा लेते हैं, 3/2 लैम्डा लेते हैं, और ये इस तरीके से डिफ्रैक्शन होता है। थ्योरी की फॉर्म में हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमने क्या किया है, द पार्ट डिफरेंस बिटवीन 0 एंड 12th वेवलेट इज Bn। ये 0 थी और ये थी 12th। इन 0 और 12th के बीच में जो है वो देखते हैं। हाँ जी, अब देखिए 0 और 12th, 0 और 12th कौन सी है, 0 और 12th, 0 और 12th वेवलेट्स की हम बात कर रहे हैं। ये 0 और 12th, 0 ये वाली और 12th ये वाली, ये जो वेवलेट्स है इनकी बात कर रहे हैं। तो इन वेवलेट्स के बीच में हम एज्यूम करते हैं कि ये जो पार्ट डिफरेंस होगा वो कितना होगा, Bn होगा। अब ये Bn कितना है, अब Bn कितना है, ये एंगल थीटा, इफ़ ये एंगल थीटा है, हम ये एंगल थीटा एज्यूम करें तो Bn अपना क्या हो जाएगा, Bn हो जाएगा d साइन थीटा। ये जो A और B स्लिट की जो विड्थ है वो कितनी, स्मॉल d है, तो ये d साइन थीटा हो जाएगा। तो थ्योरी के अंदर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, the part difference between 0th wavelet and 12th wavelet is Bn. If theta is the angle of diffraction and d is the slit width, then Bn equal to d sin theta. To establish the condition of secondary minima, अब सेकेंडरी मिनिमा की कंडीशन को स्टेब्लिश करना है, किस तरीके से कर सकते हैं, द स्लिट इज डिवाइडेड इनटू 2, 4, 6 इक्वल पार्ट्स सच दैट करस्पॉन्डिंग वेवलेट्स फॉर सक्सेसिव रीजन्स देयर इंटरफर विद पार्ट डिफरेंस ऑफ λ/2। हम इसको इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि ये जो 2, 4, 6 से जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो जहाँ से जो वेवलेट्स हमारी आएगी उनके बीच में पार्ट डिफरेंस हमेशा कितना रहेगा, λ/2। जब λ/2 रहेगा उस सिचुएशन में क्या होगा, इंटरफेयर करेगी इस तरीके से, उनमें क्या होना चाहिए, λ/2 रहेगा। अब हमने डायग्राम ड्रॉ किया था कि जब λ/2 पार्ट डिफरेंस रहता है उस सिचुएशन के अंदर अपने को डार्क फ्रिंज मिलती है। और फॉर nth सेकेंडरी मिनिमम द स्लिट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2n इक्वल पार्ट्स। तो जब हम बात करेंगे कि इस तरीके के n अपने को सेकेंडरी मिनिमा चाहिए, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा चाहिए 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, सेकेंड चाहिए 4 पार्ट्स में डिवाइड करो। इस तरीके से अगर अपने को nth सेकेंडरी मिनिमम चाहिए तो उसके लिए अपने इसको 2n पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। θ1, θ2 और θn की सिचुएशन में d θ1 इक्वल टू लैम्डा, d साइन θ2 इक्वल टू 2 लैम्डा, d साइन θn इक्वल टू एन लैम्डा। ये बात करें जब मिनिमा हमारे बनेगा तो Bn कितना होगा, लैम्डा 2 लैम्डा, इस तरीके से
थीटा इन बहुत स्मॉल है, जब थीटा इन स्मॉल होता है तो साइन थीटा को थीटा इन की को लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे डी थीटा इन इक्वल टू एन लेमडा, और थीटा इन की वैल्यू अपने पास आ गई एन लेमडा अपॉन स्मॉल डी। एन की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। टू इस्टेब्लिश द कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, हमने यहाँ किसकी कंडीशन इस्टेब्लिश की थी, मिनिमा की। अब मैक्सिमा की कंडीशन कब होती है, जब हमने ये एज्यूम किया था कि जो हमारी जो स्लिट थी उसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो 5 7 9 इस तरीके से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमा की कंडीशन को यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो एस्टेब्लिश द कंडीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, द स्लिट इज डिवाइडेड इनटू 3 5 7 डैश 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 इक्वल पार्ट्स सच दैट करस्पॉन्डिंग वेवलेट्स फ्रॉम अल्टरनेट रीजन इंटरफेयर विद द पार्ट डिफरेंस ऑफ लैम्डा। हम इसको इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि हमें जो वेवलेट्स मिल रही है अल्टरनेट रीजन में वो सारी की सारी इस तरीके से होनी चाहिए कि उनके बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा हो। तो जब पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा हमें सारे मिनिमाज मिलेंगे, पार्ट डिफरेंस लैम्डा होगा हमें सारे मैक्सिमाज यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो nth ऑर्डर के लिए स्लिट्स को डिवाइड किया जाएगा 2n+1 इक्वल पार्ट्स में। तो वही हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं। तो फर्स्ट केस की बात करते हैं, फर्स्ट मैक्सिमा के लिए डी साइन थीटा इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2, दिस इज मैक्सिमा नॉट मिनिमा, ये मैक्सिमा यहाँ। मैक्सिमा यहाँ ओके। तो वो सेम कंडीशन जब हम फाइंड आउट करते हैं तो थीटा एन की जो है मैक्सिमा के लिए जो वैल्यू आती है वो अपने पास आती है 2n+1 लैम्डा बाई 2d। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जो सेंट्रल बिड्थ हमें मिला है उस सेंट्रल बिड्थ की जो सेंट्रल मैक्सिमा मिला है उसकी जो बिड्थ है वो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। सेंट्रल मैक्सिमा हमें मिला है ओ पर, डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज है ऊपर, फिर डार्क फ्रिंज आएगी, तो अल्टरनेटली मिलेगा। मान लीजिए इन दोनों फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस y1 है, ये कैपिटल डी है, स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस, और स्लिट की जो बिड्थ है वो स्मॉल डी है। तो हम यहाँ से टेन थीटा फाइंड आउट करते हैं। टेन थीटा 1 y1 अपॉन डी आ गया इस ट्राइंगल से, इस ट्राइंगल की जब मैं बात करता हूँ तो टेन थीटा 1 मेरा आ गया y1 अपॉन डी। या थीटा बहुत स्मॉल है तो टेन थीटा को क्या लिखेंगे, थीटा 1 इक्वल टू y1 अपॉन डी। तो ये जो थीटा 1 है उन्हें अभी फॉर्मूला हम पीछे पढ़ के आए हैं। फॉर्मूला क्या पढ़ा था, डी साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा किसके लिए था, जब डार्क फ्रिंज बन रही थी उसके लिए था। तो थीटा 1 की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा अपॉन डी, थीटा स्मॉल है तो ये जो दोनों वैल्यूज़ आ गई अपने पास y1 अपॉन डी थीटा 1 और थीटा 1 इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी। इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो y1 इक्वल टू आता है डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो ये जो है ये क्या है, सेंट्रल मैक्सिमम की डार्क फ्रिंज है और इस तरफ भी एक डार्क फ्रिंज बनेगी। तो जो सेंट्रल मैक्सिमम होगा वो स्प्रेड होगा दोनों साइड में, इधर भी है और इधर भी है। तो जो टोटल इसकी जो बिड्थ है वो कितनी हो जाएगी, 2 डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये इसकी क्या हो जाएगी, सेंट्रल मैक्सिमम की बिड्थ हो जाएगी इसकी। ओके आगे की ओर बढ़ते हैं। फ्रेनल डिस्टेंस क्या होती है, फ्रेनल डिस्टेंस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट एट विच द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू डिफ्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू द साइज ऑफ द स्लिट। तो लाइट की जो स्प्रेडिंग होती है वो डिफ्रैक्शन के कारण स्लिट के साइज़ की हो जाती है, उसको बोलते हैं फ्रेनल डिस्टेंस। जिस डिस्टेंस पे ऐसा अपने को अक्कर होता है उसको बोलेंगे फ्रेनल डिस्टेंस। अब ये फ्रेनल डिस्टेंस किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, हमने अभी फाइंड आउट किया था पीछे y1 इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी। फ्रेनल डिस्टेंस में क्या होता है कि ये जो सेंट्रल मैक्सिमम अपने को मिल रहा है y1 वो किसके इक्वल होना चाहिए, डी के, और डी इक्वल टू लिख दिया हमने df, ये होगी फ्रेनल डिस्टेंस। फॉर्मूला हमने लिखा तो हमें मिला फ्रेनल डिस्टेंस इक्वल टू स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन लैम्डा। इफ द डिस्टेंस डी बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज लेस देन द फ्रेनल डिस्टेंस देन द डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स में बी रिगार्डेड एज एब्सेंट। अगर ये इससे कम होगा, क्या कम होगा, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन कैपिटल डी जो है वो फ्रेनल डिस्टेंस से कम होगा तो जो डिफ्रैक्शन इफेक्ट है वो क्या होगा, एब्सेंट हो जाएगा, मिलेगा नहीं अपने को। सो रे ऑप्टिक्स में भी रिगार्डेड एज ए लिमिटिंग केस ऑफ वेव ऑप्टिक्स। तो जो हम रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं वो क्या है, वेव ऑप्टिक्स का लिमिटिंग केस है। मतलब ये हुआ कि जब हम बात करते हैं रे ऑप्टिक्स की लिमिट्स की तो वो बात करते हैं फ्रेनल डिस्टेंस की। फ्रेनल डिस्टेंस अगर जो अपने स्लिट और जो स्क्रीन है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो फ्रेनल डिस्टेंस से अगर कम होगी तो डिफ्रैक्शन इफेक्ट नहीं होगा। और डिफ्रैक्शन इफेक्ट हम पढ़ते हैं कहाँ है, वेव ऑप्टिक्स में।
अब हम बात करते हैं इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में फ़र्क क्या है। इंटरफेरेंस हमने पढ़ा था, अभी हमने आज डिफ्रैक्शन पढ़ा है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इंटरफेरेंस जो होता है, इंटरफेरेंस इज ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू डिफरेंट वेव्स ट्रेन्स कमिंग फ्रॉम कोहेरेंट सोर्स, वेदर diffraction is due to the superposition of secondary wavelets from the different parts of the same wavefront। इंटरफेरेंस क्या होता है, दो अलग वेव से होता है जो एक डायरेक्शन में जाती है कोहेरेंट सोर्स से और वो सुपरपोज होती है। डिफ्लेक्शन एक ही वेव की अलग अलग पार्ट्स यानी वेवलेट से होता है। इंटरफेरेंस फ्रिंज विड्थ इज जनरली कांस्टेंट। इंटरफेरेंस में हमने देखा था कि फ्रिंज विड्थ कांस्टेंट रहती है, जबकि यहाँ पर जो फ्रिंज विड्थ है वो वेरी करती है। सेंट्रल मैक्सिमा की हमने वैल्यू फाइंड आउट, विड्थ फाइंड आउट की, उसके बाद में क्या आता है मैक्सिमास की वो जो विड्थ है वो क्या होती है, वेरिंग करती जाती है। ऑल द मैक्सिमा हैव द सेम इंटेंसिटी, इंटेंसिटी सबकी सेम होती है या इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती जाती है। देयर इज अ गुड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा में बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट होता है, उसको इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जबकि डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जो मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो पुअर होता है, क्लियरली अपने को उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो ये जो आज का टॉपिक था अपना डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन क्या होता है, और जो सेंट्रल मैक्सिमा और जो सेकेंडरी मिनिमा जब वो किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होते हैं, कैसे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, और सेंट्रल जो मैक्सिमा अपना बनता है उसकी विड्थ को हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, फ्रेनल डिस्टेंस क्या होती है और डिफरेंस क्या होता है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।